Hello and welcome to Artemis IAS. In today's Indian Express Explained series, 28th January 2025, we are going to discuss three articles, right? So the number one is India's tie with Indonesia. So अभी हमारा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हुआ था, वी ऑल नो दैट, राइट? सो इस बार के रिपब्लिक डे के परेड में द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडोनेशिया वाज आवर चीफ गेस्ट, राइट? सो ये इंडोनेशिया और इंडिया के रिलेशंस को लेकर एक एक्सप्लेन्ड सीरीज आई है। यह हमें बताती है कि कैसे इंडिया और इंडोनेशिया के 1940s में टाइज बनना स्टार्ट हुए थे, कैसे 1960s के आसपास ये जो हमारे रिलेशंस थे वो कैसे खराब हुए, और कैसे फिर से 1990s के आसपास जाके हमारे टाइज फिर से बढ़ने लगे और कैसे हम म्यूचुअल कोऑपरेशन में आगे बढ़े। So India and Indonesia signed agreements on maritime security this time, health, traditional medicine, culture, digital cooperation, right? Or in the 75 years between Indonesia's first president Sukarno and President Prabowo being the chief guest at India's Republic Day, right? So हमारे रिलेशन 1940s में स्टार्ट हुए और हमारे कॉमन गोल क्या थे जब हम स्टार्ट करा था हम रिलेशनशिप इंडिया और इंडोनेशिया ने, तो हमारे कॉमन गोल थे एंटी कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस, और इंडिया ने सपोर्ट किया था इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस को 1940s और 1950s के टाइम में। पोस्ट इंडिपेंडेंस जैसा मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर हमारे टाइज कुछ खराब हुए। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया ने यूएस और चाइना के इन्फ्लुएंस में आके अपने इंस्टांसेस को काफ़ी बदला, और हमारे टाइज और ख़राब हो गए जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना का वॉर हुआ, जिसमें इंडोनेशिया पार्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान, राइट? सो इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। पाकिस्तान के उस समय के इंडोनेशिया के उस समय के प्रेसिडेंट ने बोला था, इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल नेशंस belonging to the new emergence forces to give help to Pakistan, right, to face India's aggression. And Jakarta supported the Islamabad with weapons. यहाँ तक बात आ गई थी कि इंडोनेशिया ने वेपन सप्लाई किए थे। सो उसके बाद 1990s में जाके हमने कैसे अपने रिलेशंस को सुधारा? द फोकस वाज ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड एंड कल्चरल टाइज, यानी कि पीपल टू पीपल टाइज। फिर हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी आई, जिसको हमने बाद में आफ्टर मोदीज गवर्नमेंट वी मेड इट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, की सिर्फ हमें देखना ही नहीं है, वी हैव टू एक्ट टुवर्ड्स ईस्ट। एंड और उसी के साथ हमारे रिलेशंस रिवाइव हो गए 1990s में। सो रिसेंट डिस्कशंस अंडर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एम्फेसाइज्ड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज। हमने बोला है कि पीपल टू पीपल टाइज होंगे तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल होंगे और ज़्यादा लॉन्ग रन में हमें फ़ायदा देंगे दोनों कंट्रीज़ को। अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस क्या है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में? तो इंडोनेशिया इज अ की प्लेयर इन द इंडियन ओशियन रीजन। सो इंडियन ओशियन रीजन में इंडोनेशिया एक की प्लेयर है, वो साउथ ईस्ट एशिया को और ओशियाना को मिलाता है, राइट? सो बायलेटरल ट्रेड इज वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली $43 बिलियन, हाईलाइटिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। सो इकोनॉमिक एक इंटरडिपेंडेंस है। Collaborative efforts on maritime security address shared concerns about China's rising influence in India Indo-Pacific region। अब हमें कोलैबोरेट इंडोनेशिया के साथ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चाइना का राइजिंग इन्फ्लुएंस है कहाँ पे? इंडो पैसिफिक रीजन में। चाइना क्या कर रहा है? श्रीलंका के पोर्ट्स को लीज पे ले रहा है, ओमान के पोर्ट्स को लीज पे ले रहा है, ईरान के पोर्ट्स को लीज पे ले रहा है। तो इससे क्या होगा? इंडिया, एक तरीके से इंडिया को बांधने की कोशिश की जा रही है, और इंडिया भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता, राइट? सो इंडिया का ये जो रीजन है, यहाँ पे आपका इंडोनेशिया हो जाता है, तो इंडिया को इंडोनेशिया के साथ अच्छे संबंध बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, टू एड्रेस शेयर कंसर्न अबाउट चाइनाज राइजिंग इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब रेलिवेंस क्या थी नॉन अलाइन मूवमेंट की? जब 1960s में नॉन अलाइन मूवमेंट बना था, उसकी रेलिवेंस क्या थी? सो बोथ नेशंस वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट, राइट? नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था? जो ट्रेड वॉर के टाइम में यूएस, ठीक है, और चाइना, और उससे पहले जब हमारा कोल्ड वॉर था तो उसमें यूएसए और यूएसएसआर, तो मेनली हम इसकी बात कर रहे हैं, यूएसए और यूएसएसआर की। तो उस समय क्या हुआ था
कि यूएसए बोल रहा था कि हमारी तरफ पार्ट कर जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ, यूएसएसआर बोल रहा था कि हमारे साथ आ जाओ। तो ऐसी कंट्रीज जो अभी अभी कॉलोनियलिज्म से निकली थी या जो अभी अभी इंडिपेंडेंस ले रही थी, उन्होंने बोला कि हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, वी आर नॉन अलाइंड, हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम हम एकदम न्यूट्रल रहेंगे। सो इट वाज स्टार्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अदर नाम कंट्रीज। ठीक है, सो बोथ नेशंस इंडिया एंड इंडोनेशिया वर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नाम, बट डाइवर्ज्ड इन फॉरेन पॉलिसी अप्रोचेस लेटर। ठीक है, दिस रिमेन्ड अ केस स्टडी इन फॉरेन पॉलिसी एवोल्यूशन। Current geopolitical significances क्या हैं? So Indonesia's inclusion in India's Indo-Pacific policy strengthens regional stability. So इंडोनेशिया को हमने इंक्लूड कर लिया है अपनी इंडिया की इंडो पैसिफिक पॉलिसी में, जो स्ट्रेंथन करता है रीजनल स्टेबिलिटी को, राइट? सो दीज टाइज हेल्प काउंटर बैलेंस चाइनाज मैरीटाइम एक्सपेंशन। तो ऐसे इस तरीके के कोलैबोरेटिव टाइज जो करते हैं, हम रिलेशंस बिल्ड करते हैं, दे हेल्प इन द काउंटर बैलेंस चाइनाज मैरीटाइम एक्सपेंशन, राइट? समरी आप देख लीजिएगा कि अर्ली फ्रेंडशिप कैसी थी, और पोस्ट 1940s के बाद एंटी कॉलोनियलिज्म पे हमारी सॉलिडारिटी थी उनके साथ। कोल्ड वॉर के टाइम में डाइवर्जेंस हुआ, लुकीस्ट पॉलिसी आई, एक्टिस्ट पॉलिसी आई। अब हमारा फोकस है मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, कल्चरल टाइज पे और ट्रेड पे, और स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन जरूरी है टू काउंटरवेट चाइना। ये यूपीएससी सिलेबस से रिलेटेड है, ये आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वाई जॉर्डन इजिप्ट डोंट वांट गाजा रिफ्यूजीज। सो जॉर्डन और इजिप्ट को गाजा के रिफ्यूजी क्यों नहीं चाहिए, राइट? सो अभी जैसा कि हम जान सकते हैं कि इसराइल और पैलेस्टाइन में जो वॉर चल रहा है, जो पूरा मिडिल ईस्ट बर्न कर रहा है, इसको लेके जो वहाँ के रिफ्यूजीज हैं वो भी ह्यूमंस हैं, उनका क्या होगा? अब जितने भी उनसे सॉलिडारिटी रखते थे, किसके साथ? आपके पैलेस्टीन के लोगों के साथ जो सॉलिडारिटी रखते थे, दे आर ऑल्सो नॉट नो वांटिंग द रिफ्यूजीज कि वो हमारे देश में आए। सो देखते हैं कि इसमें क्या है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो इसराइल पैलेस्टाइनी कॉन्फ्लिक्ट हैज डिस्प्लेस्ड मिलियंस सिंस 1940। सो दोनों तरफ से लोग काफी ज्यादा डिस्प्लेस्ड हुए हैं, ज्यूज फ्रॉम द साइड्स ऑफ इसराइल एंड मुस्लिम्स फ्रॉम द साइड्स ऑफ पैलेस्टीन। तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बहुत ब्लडशेड भी हुआ है। सो गाजा रेजिडेंट्स आर नाउ फेसिंग इंटेंसिफाइड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इजराइल्स रीसेंट असॉल्ट, राइट? तो गाजा के जो रेजिडेंट्स हैं, जो इसराइल अटैक कर रहा है वहाँ पे, जो हमास को लेकर, तो वहाँ से जनमानस में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। जॉर्डन और इजिप्ट की क्या पोजीशन है? सो जॉर्डन एंड इजिप्ट अपोज अब्जॉर्बिंग गाजा रिफ्यूजीज। तो गाजा के रिफ्यूजीज को लेने से मना कर रहे हैं ड्यू टू फियर्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, बोथ कंट्रीज आर ऑलरेडी होस्टिंग मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज एंड फेस इकोनॉमिक बर्डन्स। अब अगर आप मान के चलिए आपके पास 100 रुपए हैं और आपको 10 लोगों में बांटने हैं, तो आप सब में 10-10 रुपए बांट देंगे, ये आपकी इकोनॉमी है। अब कोई 11वां बंदा आता है, 12वां बंदा आता है, मान के चलिए 20 आ गए, तो अब सिर्फ 5-5 रुपए मिलेंगे। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लोग अनलिमिटेड आ रहे हैं, तो रिसोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन होगा, इससे सिक्योरिटी थ्रेट्स आएंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए जॉर्डन और इजिप्ट जैसी जो स्टेबल कंट्रीज हैं, रिलेटिवली जो स्टेबल हैं आसपास की कंट्रीज, दे आर रिलेक्टेंट टू absorb Gaza refugees, right? So allowing more refugees would undermine Palestine's claims to return home and Israel's accountability in the conflict. अब अगर ज्यादा रिफ्यूजीज को अगर ले लेगा जॉर्डन और इजिप्ट, तो उससे क्या होगा? लोग वहां से रिट्रीट कर जाएंगे, लोग चले जाएंगे और लैंड खाली हो जाएगी। तो इट विल क्रिएट क्या? अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर इसराइल की भाई उसने लोगों को भगा दिया। तो ऐसा भी जॉर्डन और इजिप्ट बोल रहे हैं कि मतलब ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कि वैसे पॉजिटिव तो नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल दे आर जस्टिफाइंग देयर क्लेम्स कि हम इसीलिए नहीं बुला रहे क्योंकि इट विल अंडरमाइन पैलेस्टीन क्लेम टू रिटर्न होम, राइट? हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट क्या है? सो लेबनान्स एक्सपीरियंस विद पैलेस्टीनियंस रिफ्यूजीज इन द 1970s फ्यूल्ड सिविल वॉर एंड अनरेस्ट। सो लेबनान ने पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया था 1970s में, और उससे क्या हुआ? वहां पे सिविल वॉर हो गया और अनरेस्ट क्रिएट हो गया। ऑब्वियस सी बातें होगा जो इस एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो। देन जॉर्डन clashed with the Palestinian Liberation Organization during Black September in 1970s। जॉर्डन का क्लैश हुआ था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके। तो अब मान के चलिए अब एक पुलिस स्टेट किसी और स्टेट में चली जाएगी, तो दो स्टेट जब क्लैश करेंगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, जो आपके इंटरेस्ट है वो क्लैश करेंगे और अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस क्या है इसके? तो जॉर्डन एंड इजिप्ट एडवोकेटेड फॉर टू स्टेट सोल्यूशन विद इसराइल। उसने बोला कि भाई टू स्टेट थ्योरी रखो,
टू स्टेट थ्योरी क्या है कि भाई एक तरफ आपका पैलेस्टीन रहेगा और एक तरफ आपका इसराइल रहेगा, ठीक है। जियो और जीने दो वाली स्थिति को हमें उनका मानना है कि जियो और जीनो दो की स्थिति को रखे ना है हमें। द रेफ्यूजी इशू underscores the larger power struggle in the Middle East involving Israel, the US and Arab nations. समरी आप देख लीजिएगा, यूपीएससी सिलेबस मैंने डाल रखा है इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हाउ लीबिया सोबो सरदेसाई, ये इंपॉर्टेंट नेम हो जाता है, ही इज द फ्रीडम फाइटर फॉर गोवा लिबरेशन in 1945 to 1960s, right? He became the voice of Goa's liberation struggle. So freedom struggle in Goa, तो Goa was a Portuguese territory, right? So Libya Sobo Sardesai played a critical role in Goa's liberation in 1945 and 1961. हर अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन, उन्होंने रेडियो स्टेशन चलाया था एंटी कॉलोनियल मैसेजेस को देने के लिए, जबकि पोर्टुगीज अथॉरिटी ने फुल सेंसरशिप लगा रखी थी, फिर भी उन्होंने एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाया जिससे कि गोवा को लिबरेट किया जा सका। व्हाट वाज द रोल ऑफ रेडियो एज अ मीडियम? रेडियो का नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम, इसका नाम से आपको मालूम चल रहा है कि इट वाज एंटी कॉलोनियल। इट बिकेम अ की टूल टू मोबिलाइज सपोर्ट फॉर द नेशनलिस्ट कॉस्ट। इट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन इन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स। इन्होंने बताया कि कैसे मास कम्युनिकेशन से हम एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स को फ्यूल कर सकते हैं और कैसे इंडिया की आर्मी ने, इंडिया की पुलिस ने हेल्प किया गोवा को लिबरेट करने के लिए। ऑपरेशन विजय चलाया गया। फाइनल स्टेज क्या थी? ऑपरेशन विजय चलाई गई गोवा के लिबरेशन के लिए 1961 में, और आर्मी और इंडियन फोर्सेस के काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स रहे थे, और अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाया था सरदेसाई जी ने, जो कि काफ़ी हेल्पफुल था। इनको रिकॉग्नाइज किया गया, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हर कंट्रीब्यूशन फॉर द लिबरेशन मूवमेंट, हाईलाइटिंग द अनसंग हीरोज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो आपको यूपीएससी के लिए क्या याद रखना है कि भाई इनका नेम आपको याद रखना है क्या? लीबिया लोबो सरदेसाई, गोवा के लिबरेशन में हेल्प किया था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, और कब इसको हमने अंजाम दिया था? 1961 में इंडियन फोर्सेस ने गोवा को लिबरेट कराया था। समरी आप देख लीजिएगा, और यूपीएससी के हिसाब से आप इसमें सब कुछ हमने डाल रखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको प्लीज़ ज्वाइन कीजिए एंड इसको अपने आप को बेनिफिट कीजिए। थैंक यू सो मच।